नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। एक तरफ तो ममता बनर्जी की पार्टी को राहुल गांधी जो है वो मर्ज करना चाहते हैं। हालांकि तृणमूल की तरफ से इसका डिनायल भी इशू किया गया, लेकिन दूसरी तरफ स्थिति ये है कि राज्यसभा में कांग्रेस बुरी तरह से पिट रही है। राज्यसभा में उन्होंने कुल 7 कैंडिडेट दिए और उन 7 कैंडिडेट के ऊपर उनका पूरा विश्वास था कि ये 7 के साथ जीतेंगे। लेकिन अब ये दिख रहा है कि 7 में से 2 तो निश्चित ही, एक तो मीनाक्षी नटराजन का तो कैंसिल हो ही गया, और दूसरा जो है वो परिमल नाथवानी का उन्होंने बड़ी अफवाहें उड़ाई और कहा कि साहब कि ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हुआ नहीं। परिमल नाथवानी का नॉमिनेशन जो है एक्सेप्ट हो गया और ये साफ दिख रहा है कि वहाँ केवल 4 वोट एक्स्ट्रा चाहिए और परिमल नाथवानी जो है वो पुराने चावल है। कांग्रेस ने भी उनको अपनी तरफ से सपोर्ट दिया है पहले, और इसलिए वो यदि जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अपितु झारखंड के हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि परिमल नाथवानी ही जीतेंगे। तो फिर कांग्रेसियों का क्या रहा? अब बीजेपी तो इसी सारे 151 पहले ही पहुंच रही है, और बाकी तो आप ये समझ लीजिए, ये मान लीजिए कि बीजेपी के 2/3 राज्यसभा में हो गई। अब आते हैं जरा मीनाक्षी नटराजन के किस्से की तरफ भाई। अब ये मीनाक्षी नटराजन का किस्सा जो है बिल्कुल एक बड़ी ही रहस्य की बात है, और इस रहस्य की बात में फिर बाद में संपुट जो है वो लगा दिया है अभिषेक मनु सिंघवी इत्यादि ने भी। और वो कह रहे हैं कि साहब कि ये जो था इसमें तो चार्ज लगाया ही नहीं गया था, ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ था, कॉग्निजेंस ली ही नहीं गई थी। लेकिन इसमें जो जजमेंट्स मैंने देखे हैं वो जजमेंट्स ये कहते हैं कि जैसे ही कार्रवाई 200 सीआरपीसी जो पुराना हुआ करता था उसकी कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है तो वो ट्रायल शुरू मान लिया जाता है। अब इसके ऊपर जो लीगल ओपिनियंस और अलग अलग तरह के जो प्रेसिडेंट्स है वो फॉर एंड अगेंस्ट आते रहेंगे, उनको छोड़िए। बात यह है कि मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना की इंचार्ज है। तेलंगाना में उनके विरुद्ध कोई इस प्रकार की प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज होती है, और वो प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर नोटिस आता है मीनाक्षी नटराजन को, और कहीं पर भी ये बात जो है वो छपती नहीं है, अखबारों में भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। और उसके बाद भी ये समाचार बीजेपी तक पहुंच जाता है, बीजेपी उसको टेकअप कर लेती है, बीजेपी उसको ऑब्जेक्शन लगवा के और उनका यहाँ तक कि उनका नामांकन निरस्त करा देती है। और दूसरी बात यह है कि जब करेक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी रिटर्निंग ऑफिसर ने, तो उसको भी प्रॉपरली अवेल नहीं कर पाती है मीनाक्षी नटराजन। ऐसा कैसे हुआ? ये दिखाता है कि राहुल गांधी जो है वो कितने काबिल है। राहुल गांधी की जो कॉम्पिटेंस है वो सिर्फ इस बात में नहीं है कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पा रहे या वो स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे, उनको बेसिक्स की भी जानकारी नहीं है। उनको ये भी पता नहीं है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में ही कौन लोग जो है वो उनके पलीता लगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपने कमलनाथ को टिकट नहीं दिया, आपने दिग्विजय सिंह को टिकट नहीं दिया। ये सब जानते हैं दिल्ली में कि भाई दिग्विजय सिंह जो थे वो राज्यसभा में दोबारा जाना चाहते थे, उसके लिए प्राणपण से प्रयत्न कर रहे थे। और यदि कमलनाथ को टिकट मिल जाता तो दिग्गी राजा चुप बैठ जाते, तब वो कुछ नहीं कहते। लेकिन आप कमलनाथ को भी टिकट ना दें, दिग्विजय सिंह को भी टिकट ना दें, और टिकट दे दे साहब मीनाक्षी नटराजन को। क्यों? क्योंकि वो जय जगत की सदस्या है। आपको मैं पहले जय जगत के बारे में बता चुका हूँ
कि ये जो जय जगत है ये राहुल गांधी का कोर ग्रुप है, और इस राहुल गांधी के कोर ग्रुप में एक वो प्रवीण चक्रवर्ती भी हैं जिनको टिकट दिलवाया गया। कहाँ से? तमिलनाडु से, टीवीके से बात करके उनको प्रणव झा का, सॉरी, आपके प्रवीण चक्रवर्ती का टिकट वहाँ से दिलवाया गया। एक प्रणव झा है जो कुछ भी नहीं है, पिद्दी न पिद्दी के शोर में, और केवल जो है वो ऑफिस में काम करते हैं खड़गे साहब के, उनका टिकट जो है वो बिना जेएमएम से पूछे डिक्लेयर कर दिया गया। तो जेएम वैसे ही रुष्ट बैठी हुई है, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जेएमएम के जो लोग हैं वो कांग्रेस को अपना वोट ट्रांसफ़र कर दे। जेएमएम इसके लिए पूरा प्रयास करेगी भी या नहीं करेगी, ये भी बड़ा एक विचारणीय विषय है। तो बात फिर वही आकर टिक जाती है, बात वहीं आकर थम जाती है कि क्या राहुल गांधी राजनीति कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप क्या सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार से कोई सदस्य राज्यसभा के चुनाव में या विधान परिषद के चुनाव में रह जाए? ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, पिछले 12 वर्ष में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, सब जगह उल्टा ही हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनावों के प्रति सजग है, चुनावों में वोट कैसे लाने उसके प्रति सजग है, और विपक्ष की हवा कैसे ख़राब करनी है उसके प्रति भी सजग है। अब इस राउंड में तो भाई राहुल गांधी की हवा पूरी तरह से ख़राब कर ही दी उन्होंने, मीनाक्षी नटराजन का रिजेक्ट करवा के और परिमल नाथवानी का एक्सेप्ट करा। क्या करोगे आप? तो अब बात यहीं पर आती है कि जब यहाँ इस तरह की स्थिति बन गई है तो फिर दूसरी तरफ जो बात चल रही है कि ममता दीदी जो है वो कांग्रेस में आएंगी, ममता दीदी कांग्रेस में आकर कांग्रेस को मजबूत करेंगी बंगाल में। आपको लगता है ऐसा? ममता दीदी की जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो एक विद्रोही प्रवृत्ति की महिला है, वो किसी के नीचे काम कर नहीं सकती। तो यदि वो किसी के नीचे काम कर नहीं सकती तो राहुल गांधी के नीचे वो काम करेंगी। उनको उपाध्यक्ष बनाने की पेशकश है, वो उपाध्यक्ष जो बनना चाहती हैं वो खड़गे के नीचे बनना चाहती हैं, राहुल गांधी के नीचे नहीं। और जिस दिन आपने उनको उपाध्यक्ष बना दिया उस दिन वो सीधे राहुल गांधी की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाना आरंभ कर देंगी, ये पक्की बात है। अपनी शर्तों पर वो कांग्रेस में शामिल होना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी पार्टी जो है वो पूरी तरह से बिखरी हुई दिख रही है, बिखर गई है। उनके पास कई और अन्य उपाय हैं, और उसमें से सबसे कठिन उपाय ये है कि भाई वो जाए वापस सड़कों पर और वापस पार्टी को इकट्ठा करने की बात करें। आज मैं देख रहा था रशीद किदवई का एक बड़ा सुंदर लेख है, और उस सुंदर लेख में उन्होंने बताया है कि एक बार जो थे हमारे मणिशंकर अय्यर, वो भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कुछ दिनों बाद उसको छोड़ गए थे। और उन्होंने रशीद किदवई से ये कहा था कि भाई मुझे ये पता चल गया, शुरू में मेरी समझ में नहीं आया था लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि तृणमूल जो है वो बंगाल का चौथा फुटबॉल क्लब है। चौथा फुटबॉल क्लब का मतलब समझे आप? और 3 फुटबॉल क्लब कौन है? मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग। अब इनके जो फैंस हैं वो फैंस जो है वो पागलपन की हद तक जाने का मादा रखते हैं। तो तृणमूल भी जो है वो एक इमोशन हुआ करती थी, और उस इमोशन को ममता दीदी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया जब उन्होंने जो उनके साथ में पब्लिक थी उसको दरकिनार करके इसको प्रोफेशनल मैनेजर्स आईपैक और अभिषेक बनर्जी जैसे के हाथों में दे दिया, और उन्होंने उसका पूरी तरह से माफियाकरण कर दिया। आज की डेट में तृणमूल जो है वो केवल माफिया के सहारे है, और माफिया के सहारे थी, और माफिया जो है वो बिना स्टेट सपोर्ट के चल नहीं सकता। तो जब आपकी पार्टी का माफियाकरण हो गया और फिर स्टेट आपके साथ नहीं रही, सरकार आपके विरुद्ध हो गई, तो फिर ये पूरी तरह से कोलैप्स होना अवश्यंभावी है। कांग्रेस को इससे क्या लाभ है?
कांग्रेस को तो स्पेस मिल रही है। पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी को फिर से उठाने के लिए कांग्रेस को स्पेस मिल रही है। यदि आप वापस ले आएंगे ममता बनर्जी को कांग्रेस पे, तो ये स्पेस आप कभी नहीं एम्प्लॉय कर पाएंगे और उसके बाद जो उठान होगा वो नाम के लिए कांग्रेस का होगा, लेकिन असल में वो ममता बनर्जी का होगा। ये सब देखते हुए भाई मुझे तो ये लग रहा है कि वास्तव में जो क्राइसिस है और जो संकट है वो ममता बनर्जी का होने के साथ साथ वो भाई कांग्रेस का भी है, राहुल गांधी का भी है, सोनिया गांधी का भी है। बड़ी विचित्र स्थिति है ये कि ममता कांग्रेस में मिलना चाहती हैं, लेकिन शर्तें सारी की सारी उनकी हैं। और झगड़ा कहाँ पे आएगा? झगड़ा तब आएगा जो इनका जो एसेट्स हैं, तृणमूल की एसेट्स, उनका क्या होगा उसके ऊपर जब बात आएगी। क्या कांग्रेस तृणमूल को बचा सकती है? नहीं बचा सकती, संख्या ही नहीं है उनके पास, कहाँ से बचाएगी। तो अब ये तीनों जो प्रकरण हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश और बंगाल, इन तीनों को पर्सपेक्टिव में रखिए और सोचिए कि ये जो संकट है ममता बनर्जी का, ये संकट बढ़ते बढ़ते अब कांग्रेस तक पहुंच गया है और कांग्रेस भी अब टूट सकती है। अधीर रंजन चौधरी साफ कह चुके हैं कि ममता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। तो देखिए अब ये लोग क्या करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।